तो प्यारे बच्चों, कक्षा 10 विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 14 है हमारा ऊर्जा के स्रोत, तो इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले हमने एक पार्ट है वो अच्छे से पढ़ लिया है। यदि अभी तक आपने उस पार्ट को नहीं पढ़ा है, उस वीडियो को नहीं देखा है, तो उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के जो कंप्लीट नोट्स हैं वो अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और ये आपके नोट्स हैं तो इनको आप साथ साथ में लिख भी सकते हैं या आप इन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। अब नोट्स आपको कैसे परचेज करना है तो इसकी जो पूरी डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और या आप इन नंबर से हमें संपर्क करके भी आप नोट्स है वो परचेज कर सकते हैं। तो इस चैप्टर को हम कंप्लीट इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। सबसे पहले इस चैप्टर में आपको टॉपिक दिया गया है पवन ऊर्जा, यानी पवन ऊर्जा को हम बहुत ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं कि पवन ऊर्जा है वो क्या होती है। तो सूर्य विकिरणों द्वारा भूखंडों तथा जलाशयों के असमान गर्म होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है। कि जो सूर्य विकिरण है उनके द्वारा जो भूखंड हैं, जो जलाशय हैं, उनके असमान गर्म होने के कारण वायु में क्या होती है, गति उत्पन्न होती है और पवनों का प्रवाह है वो होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, पवन ऊर्जा कहते हैं। और पवनों की जो गतिज ऊर्जा है उसका उपयोग पवन चक्कियों के द्वारा निम्न कार्यों में किया जाता है। यह आपके क्वेश्चंस भी आ सकता है बोर्ड एग्जाम में कि पवनों की जो गतिज ऊर्जा है उसका उपयोग पवन चक्कियों द्वारा कौन कौन से कार्यों में किया जाता है। तो पहला कार्य कौन सा है आपके, कि जल को कुओं से खींचने में, कि जल है उसको कुओं से खींचने में भी पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। और दूसरा कार्य क्या है, अनाज चक्कियों के चलाने में, यानी अनाज है वो जो चक्कियाँ होती है उनको चलाने में भी हम पवन ऊर्जा का उपयोग करते हैं। और तीसरा कार्य आपके है टरबाइन को घुमाने में, जो टरबाइन होती है उसको घुमाने में, जिससे जनित्र द्वारा विद्युत उत्पन्न की जा सके। तो ये तीन कार्य आपको अच्छे से तैयार करने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि परंतु एकल पवन चक्की से बहुत कम उत्पादन होता है, कि जो एकल पवन चक्की है उससे बहुत कम उत्पादन होता है, इसलिए बहुत सारी पवन चक्कियों को एक साथ स्थापित किया जाता है। कि जो एकल पवन चक्की होती है उससे बहुत ही कम उत्पादन होता है, इसलिए बहुत सारी जो पवन चक्कियां हैं उनको एक साथ स्थापित किया जाता है। और यह स्थान क्या कहलाता है, पवन ऊर्जा फार्म कहलाता है। तो पवन ऊर्जा फार्म की परिभाषा आपके एग्जाम में आ सकती है कि पवन ऊर्जा फार्म क्या है। तो जो एकल पवन चक्कियां हैं उनसे बहुत ही कम उत्पादन होता है, इसलिए बहुत सारी जो पवन चक्कियां हैं उनको क्या किया जाता है, एक साथ स्थापित किया जाता है। और जो स्थान है उसको हम क्या कहते हैं, पवन ऊर्जा फार्म कहते हैं। और पवन चक्की चलाने हेतु जो पवन गति है वो 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे होनी आवश्यक है। कि पवन चक्की चलाने के लिए जो पवन गति है वो कितनी होनी आवश्यक है, तो 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे होनी बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके पवन ऊर्जा के लाभ। तो आपके एग्जाम में पवन ऊर्जा के लाभ है वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें पहला लाभ क्या है, पर्यावरण हितैषी। और दूसरा लाभ आपके क्या है कि नवीकरणीय ऊर्जा का उत्तम स्रोत, जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसका उत्तम स्रोत है वो भी पवन ऊर्जा को माना गया है। और तीसरा जो लाभ है वो है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में बार बार खर्चा या लागत न होना। कि विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में और जो इससे बार बार खर्चा या बार बार लागत न आना। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि पवन ऊर्जा की सीमाएं। तो पवन ऊर्जा उसकी क्या क्या सीमा है, तो ये 3 सीमाएं हैं जो आपको अच्छे से याद करनी है। तो इसमें पहली सीमा क्या है पवन ऊर्जा की, कि पवन ऊर्जा फार्म है उसके लिए अत्यधिक भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होना। और दूसरी सीमा क्या है कि लगातार 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे पवन गति की आपूर्ति होना। और तीसरी सीमा है कि अत्यधिक प्रारंभिक लागत होना। तो ये जो 3 सीमा है ये आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद में जो नोट लिखा हुआ है उसमें बहुत ही विशेष पॉइंट है आपके, और यहाँ से क्वेश्चंस बनने के बहुत ही ज़्यादा चांस हैं। तो इसमें पहला है कि डेनमार्क है उसको पवनों का देश कहा जाता है। तो पवनों का देश है वो किसे कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। पवनों का देश किसे कहा जाता है, डेनमार्क को कहा जाता है। और दूसरा जो पॉइंट है वो है कि भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पन्न करने में कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है।
और तीसरा पॉइंट है कि तमिलनाडु में कन्याकुमारी के निकट भारत का जो विशालतम पवन ऊर्जा फार्म है वो स्थापित किया गया, जो 380 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करता है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस भी आ सकता है कि तमिलनाडु है उसमें कन्याकुमारी के निकट भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म है वो स्थापित किया गया, जो कितनी विद्युत उत्पन्न करता है, 380 मेगावाट। ओके, ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है आपके कि वैकल्पिक या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो ये क्या होते हैं कि जो प्रौद्योगिकी होती है, जो टेक्नोलॉजी होती है, उसमें उन्नति के साथ ही ऊर्जा की मांग है उसमें भी दिन प्रतिदिन वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। अतः ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला है आपके सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा को भी हम बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि सौर ऊर्जा क्या होती है, सौर ऊर्जा युक्तियाँ कौन कौन सी है, इनके क्या लाभ है, इनकी क्या हानि है। तो सारी डिटेल है वो अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं, यानी इसके बारे में जो भी हमें डिटेल दी गई है वो सारी डिटेल हम पढ़ने वाले हैं, ताकि इसमें से एक भी क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में नहीं रहे। ओके, अगर कोई क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से आता है तो एक भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। तो सारी चीज़ों को, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने इन नोट्स के अंदर ली है। ओके, तो सबसे पहले है आपके सौर ऊर्जा। यानी सौर ऊर्जा क्या होती है, तो सूर्य ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है कि सूर्य है वो ऊर्जा का क्या माना जाता है, एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। और सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसको हम क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। तो सौर ऊर्जा की जो परिभाषा है वो आपको क्या लिखनी है कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। और पृथ्वी के सतह पर प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर 1 सेकंड में आने वाली सौर ऊर्जा है उसको हम सौर स्थिरांक कहते हैं। तो सौर स्थिरांक है उसकी परिभाषा भी आपको याद रखनी है कि पृथ्वी के सतह पर प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर 1 सेकंड में आने वाली जो सौर ऊर्जा है उसको हम क्या कहते हैं, सौर स्थिरांक कहते हैं। और इसका जो मान है वो कितना होता है, 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी सौर ऊर्जा युक्तियाँ। यानी सौर ऊर्जा युक्तियाँ क्या होती हैं, तो इसमें 3 युक्तियाँ हैं। पहली है आपके सौर कुकर, और दूसरी आपके सौर जल तापक, और तीसरी आपके सौर सेल। तो तीनों युक्तियों के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है, तीनों युक्तियों के नाम याद रखने हैं। तो सबसे पहले है आपके सौर सेल, कि सौर सेल किसे कहते हैं। तो इसमें 2 पॉइंट मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो लिए हैं। पहला पॉइंट क्या है कि सौर सेल है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। सौर सेल है वो सौर ऊर्जा को क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि एक पररूपी सौर सेल 0.5 से 1 वोल्ट देता है, जो लगभग 0.7 वाट विद्युत शक्ति उत्पन्न कर सकता है। उसके बाद में है आपके सौर सेल के उपयोग। यानी सौर सेल है उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इसमें पहला उपयोग है कि मानव निर्मित उपग्रहों में सौर सेल का उपयोग है वो किया जाता है। और दूसरा उपयोग कहाँ पर किया जाता है, रेडियो तथा बेतार संचार यंत्रों जैसे सुदूर क्षेत्रों के टीवी और जो रिले केंद्र हैं उनमें सौर पैनल का उपयोग होता है। तीसरा उपयोग कहाँ होता है कि जो ट्रैफिक सिग्नल हैं, जो परिकलन तंत्र हैं और बहुत से खिलौनों में सौर सेल का उपयोग किया जाता है। तो यह आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में है समुद्रों से ऊर्जा। तो समुद्रों से जो ऊर्जा है वो हमें 3 प्रकार से प्राप्त होती है। एक तो है ज्वारीय, और एक है तरंग ऊर्जा, और एक है महासागरीय ऊर्जा। ओके, यानी महासागरों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। तो सबसे पहले है आपकी ज्वारीय ऊर्जा। यानी ज्वारीय ऊर्जा है वो किसे कहते हैं, तो घूर्णन गति करती पृथ्वी पर मुख्य रूप से चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण सागरों में जल का जो स्तर है वो चढ़ता और गिरता रहता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। तो ज्वार भाटा है, इसकी परिभाषा आपके एग्जाम में आ सकती है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपके आ चुका है कि ज्वार भाटा क्या है या ज्वार भाटा किसे कहते हैं। तो घूर्णन गति करती हुई पृथ्वी पर मुख्य रूप से चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण जो सागर हैं, जो महासागर हैं, उनमें जल का स्तर चढ़ता और गिरता रहता है। और इस प्रोसेस को, इस घटना को हम क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। और ज्वार भाटे में जल के स्तर के चढ़ने और गिरने से हमें ज्वारीय ऊर्जा है वो प्राप्त होती है। ओके, और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके तरंग ऊर्जा। तो तरंग ऊर्जा क्या है कि समुद्र तट के पास विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा को भी विद्युत उत्पन्न करने के लिए
प्रयुक्त किया जाता है और तरंग ऊर्जा की प्रबलता को विविध युक्तियों के द्वारा ट्रैप करके टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके महासागरीय तापीय ऊर्जा। तो महासागरीय तापीय ऊर्जा क्या होती है कि समुद्रों अथवा महासागरों के पृष्ठ का जल सूर्य द्वारा तप्त हो जाता है, जबकि गहराई पर जल है वो ठंडा रहता है। इसका उपयोग सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र में ऊर्जा प्राप्त करने हेतु किया जाता है। और जब 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो तभी ये संयंत्र प्रचालित होते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके भूतापीय ऊर्जा। तो भूतापीय ऊर्जा क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित पिघली हुई चट्टानें भूगर्भीय हलचल के कारण केंद्रीय भाग से सतह की ओर विस्थापित हो जाती है और गर्म जो क्षेत्र हैं उनका क्या करती है, निर्माण करती है। जब कभी भूगर्भीय जल इस प्रकार के गर्म क्षेत्रों के संपर्क में आता है, कांटेक्ट में आता है, तो वाष्प में बदल जाता है और इस जलवाष्प को पाइपों की सहायता से बाहर लाकर टरबाइन चलाकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। और पृथ्वी के गर्भ में स्थित उच्च ताप क्षेत्रों से संबंध ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो यह आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, नाभिकीय जो अभिक्रिया है उसके दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। कि नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान मुक्त होने वाली जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको हम क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। और यह ऊर्जा 2 प्रकार की अभिक्रियाओं के द्वारा प्राप्त होती है, जिसमें पहली अभिक्रिया है नाभिकीय विखंडन और दूसरा है आपके नाभिकीय संलयन। अब इन दोनों की परिभाषा आपको अच्छे से याद करनी है कि नाभिकीय विखंडन क्या है और नाभिकीय संलयन क्या है। तो सबसे पहले नाभिकीय विखंडन की परिभाषा हम देखेंगे कि नाभिकीय विखंडन क्या है। तो नाभिकीय विखंडन एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भारी परमाणु जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम के नाभिक को कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन से बमबारी करके हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है, जिसे ऊर्जा मुक्त होती है। उसे हम क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और नाभिकीय संलयन की परिभाषा क्या होती है कि 2 हल्के नाभिकों जैसे सामान्यतः हाइड्रोजन को जोड़कर एक भारी नाभिक हीलियम बनाना, जिसमें भारी मात्रा में क्या उत्पन्न हो, ऊर्जा उत्पन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कि नाभिकीय ऊर्जा प्रदान करने वाले 2 तत्वों के नाम बताओ। ये क्वेश्चन आपके काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और एक बार आपको कमेंट में भारत माता की जय ये जरूर लिखना है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्रदान करने वाले 2 तत्व कौन कौन से हैं, यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम। मैं यहाँ पर आपको 3 तत्वों के नाम बता रहा हूँ, लेकिन आपको कोई 2 तत्वों के नाम है वो जरूर याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार सप्लीमेंट्री एग्जाम में, मेन एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपके रिपीट हो चुका है। ओके, उसके बाद में लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का आपके पर्यावरण विषयक सरोकार। तो ऊर्जा स्रोत है उसका चयन परिस्थितियों के अनुसार निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। कि ऊर्जा स्रोत का जो चयन है वो परिस्थितियों के अनुसार कौन कौन से कारकों पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो इसमें 2 कारक हैं जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोनों कारक हैं ये आपको अच्छे से याद करने हैं। इसमें पहला कारक क्या है कि उस ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने में सरलता होनी चाहिए। कि उस ऊर्जा स्रोत से जो हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं तो उसमें क्या होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। और दूसरा जो कारक है वो क्या है कि उस ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने में मितव्ययता यानी कम खर्च होना चाहिए। तो ये 2 कारक आपको अच्छे से याद करने हैं और वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आपका, तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से तैयार करना है, दोनों पार्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है। और एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आपने ये कंप्लीट नोट्स अच्छे से पढ़ लिए तो एक भी क्वेश्चन यानी कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए आप आराम से बना पाओगे। ओके, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में।